हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं लुसेंट समान ज्ञान 2023 और 24 का संस्करण लेकर आई हूँ और आज मैं इस बुक से 1857 की क्रांति को पूरा करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग 1857 की क्रांति स्टार्ट करते हैं। 1857 की महान क्रांति। 1856 में अंग्रेज ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पे नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाल्मस्टेन लिबरल नोट में देखेंगे, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में प्रारंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 रखा गया। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत और इतिहासकार देखेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में BD सावरकर ने बोला कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह राष्ट्रीय विद्रोह है। यह डिज़रायली का कथन है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। यह सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा बोला गया। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह जेम्स आउट्रम और W टेलर ने बोला था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच की युद्ध, ये TR होम्स के द्वारा बोला गया। 1857 की क्रांति के बारे में, यह धर्मधारियों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह LER रीज के द्वारा बोला गया। बिहार, अवध तथा अन्य स्थानों के व्यक्तियों को उन्होंने 1857 के क्रांति में भाग लिया था। गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उसकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा, पठानों को, जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। नोट में देखेंगे, 18 भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र देखेंगे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर वक्त खां सैन्य नेतृत्व कर रहे थे और उस समय ब्रिटिश नायक निकलसन और हडसन था। निकलसन इस युद्ध में मारा गया था। कानपुर से नाना साहब, जिनका मूल नाम हो जाएगा धोंदूपत, तात्या टोपे ने भी सैन्य नेतृत्व किया था। उस समय कानपुर के ब्रिटिश नायक हो जाएंगे कैपबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी और जिनका मूल नाम मुहम्मदी खातून हो जाएगा और लखनऊ में ब्रिटिश नायक हो जाएंगे हेनरी लॉरेंस, जो इस विद्रोह में मारे गए, और कैपबेल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह के नायिका थी और उस समय ब्रिटिश नायक हो जाएगा ह्यूरोज। ह्यूरोज ने ही लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द है। इलाहाबाद से लियाकत अली ने कमान संभाली थी और इलाहाबाद के ब्रिटिश नायक हो जाएंगे कर्नल नील। जगदीशपुर से
कुंवर सिंह ने कमान संभाली थी और ब्रिटिश नायक हो जाएंगे विलियम टेलर और बिसेंट अय्यर। बरेली से खान बहादुर खान ने कमान संभाली हुई थी और उस समय ब्रिटिश नायक थे वहां के हडसन। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने कमान संभाला था और वहां के ब्रिटिश नायक हो जाएंगे कर्नल नील। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने कमान संभाला था और वहां के ब्रिटिश नायक हो जाएंगे जनरल रेडन्स। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 ईस्वी में और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और महत्वपूर्ण पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। 1857 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1857 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी दत्त बाचा ने धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी में 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है का नारा आदि लगाए गए। नोट में देखेंगे स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना और मुंबई में तिलक ने और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। 1906 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गर्म दल एवं उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिसल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां। डफरिन के द्वारा बोला गया कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। यह डफरिन ने बोला। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद करूं। यह कर्जन के द्वारा टिप्पणी की गई थी। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली ही है। यह अरविंद घोष के द्वारा बोला गया था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा टिप्पणी की गई थी। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। यह अश्विन कुमार दत्त ने बोला था। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यह लाला लाजपत राय ने बोला। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। यह बिपिन चंद्र पाल के द्वारा बोला गया था। 1893 ईस्वी का वर्ष, एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर में पहुंचे। सितंबर 1893 में वहां पर
हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता था। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लाइफ फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई और वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथम नाथ मित्र, जिन्हें पी मित्र के नाम से जानते हैं, इसका नेतृत्व संभाले। इसका मुख्यालय कोलकाता में था। इसके प्रथम कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे: प्रथम नाथ मित्र, चित्तरंजन दास, अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ ठाकुर और सिस्टर निवेदिता। कार्यकारिणी की सदस्यता थी। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। अनुशीलन समिति का प्रमुख उद्देश्य था खून का बदला खून। आगे चलकर वारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएं जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसीसी से बम बनाना सीखा। वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र एवं पुलित दास ने 1904 ईस्वी में ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाएं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस, जन्म 1889, ग्राम हबीबपुर, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। पकड़ने वाली पुलिस फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्रा। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज थे कर्नल डफ, सरकारी वकील थे मानुक व विनोद मजुमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील जो था वो था कालिदास बोस। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए थे। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वारिंद्र कुमार घोष थे। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को कोलकाता के अलीपुर अदालत में 31
व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यह मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई। बारिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा मिली। बाकी लोगों को 10 साल, 7 वर्ष और 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। तब उन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम ऑरीविले स्थापित कर लिया। महाराष्ट्र में विनय दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य P.N. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जैक्सन की विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। ज्यों ही जैक्सन उसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उसे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा, जो अंग्रेजी में छपता था, और दैनिक पत्र केसरी, जो मराठी भाषा में छपती थी, नाम के 2 पत्रों द्वारा नवजागरण प्रारंभ किया था। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम दावर था। नोट में देखेंगे, वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पुणे के चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैड एवं एयरस्टड की हत्या कर दी। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया था। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। अविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में
कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की थी। इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया था। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया। 21 सितंबर 1909 को अनंत कन्हारे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के 1911 ईस्वी के दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। पहला क्या है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा है बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। तीसरा है बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। चौथा है राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की हुई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार बिश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार बिश्वास को फांसी दे दी गई। अरुणडेल कमेटी। लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधार के हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन एटी अरुणडेल के नेतृत्व में किया था। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक करने की संस्तुति की। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहनलाल भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कुमार गाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरु दत्त ने 1914 ईस्वी में किराया पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयानाथ कंजूरू ने इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कंजूरू ने इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बाप्तिस्ता तथा सचिव
NC केलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा, जो अंग्रेजी में छपता था, तथा केसरी, मराठी में छपता था, के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुब्रमण्यम अय्यर और जिन्ना तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया। नोट में है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए लोग उन्हें भर्ती कराने वाले सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल जी 25 वर्ष तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध क्रम के लिए 300 रुपये भेजे एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण, बिहार में किया गया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयती किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था। खेती का अन्य 2 तरीका कुरतैली एवं कुस्की कहलाता था। तिनकठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, मजरूल हक एवं NG रंगा थे। बत्तख मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। नोट में है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में 1917 चंपारण में किए। एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को तत्कालिक भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। पहला क्या है कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। दूसरा है स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। तीसरा था विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। चौथा है प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली ट्रस्टी है। नोट में है 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में किया था। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल
REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि, जो 1915 में ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था, उसे वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय थे, जिसमें सर चिमनलाल सितलवाड़ा, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कवि जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। इसके प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को लिखा कि यह एक निष्ठुरता बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने को आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। सचिंद्र सान्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। बॉक्स पहले देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद, जिनका नाम पंडित जी भी था, पूरा नाम हो जाएगा चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। जन्म स्थान भावर, झाबुआ जिला, वर्तमान जिला हो जाएगा अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। जन्म तिथि हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद का 23 जुलाई 1906 ईस्वी को। पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी, माता जगत रानी देवी। शहीद स्थल हो जाएगा अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। शहीद तिथि हो जाएगा 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। संबंधित संगठन जो थे चंद्रशेखर आजाद जिस संगठन से संबंधित थे वो हो जाएगा नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही
8 डाउन ट्रेन के रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। ममंथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं स्वराज के पतन की इच्छा करता हूं और फांसी पे लटक गए। नोट में है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पे लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। महाड सत्याग्रह। भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महाड़ स्थान पे दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महाड़ गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने जाने की परंपरा शुरू की गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी ने नमक सत्याग्रह तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से की। दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना था। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी-इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी-इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है।
1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी-इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। गांधी एस.एस. राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और वेस्टियाना नामक इटली के पोत से वापस भारत लौटे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह एवं गुरुदेव को फांसी दे दी गई। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल चांदकियान इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा, जिसके अध्यक्ष हो जाएंगे गौरी शंकर मिश्र व इंद्र नारायण द्विवेदी, और यह हुआ था 1918 में। दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा संबोधित किया गया था और 11 अप्रैल 1936 में हुआ था। तीसरा है अखिल भारतीय किसान सभा, यह 1939 में हुआ था। अवध किसान सभा जो है ये बाबा रामचंद्र व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1920 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा, यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में किया गया था। आंध्र प्रांतीय किसान सभा, ये एन.जी. रंगा के द्वारा 1928 में किया गया। भारतीय किसान संघ कोटा, जो श्री दत्तोपंत जी ठेगरी के द्वारा 4 मार्च 1979 में किया गया। उन्नीस ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे हो जाएंगे ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली ने और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्फलेट में अब या फिर कभी नहीं में किया था।
1940 में लॉर्ड लिंलिथगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आवश्यक आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफेड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के द्वारा भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथि के चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर ही गांधी जी को और कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्य को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया। जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू को अल्मेडा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपीर जेल में, मौलाना अबुल कलाम आजाद को बाकुड़ा जेल में रखा गया। 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी को जेल से छोड़ा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। राम मनोहर लोहिया और बी.एम. खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेषकर मुस्लिम लीग एवं अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान कई समानांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया के चित्तू पांडे की सरकार, तमिलनाडु की जातीय सरकार और सतारा की बाई बी चौहान सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रासबिहारी बोस को दिया जाता है। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां वे सभी आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिक का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को
आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडरों के नाम सुभाष ब्रिगेडर, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया। इस रेजिमेंट का एक और कमांड था जानकी अथिनप्पन। इस रेजिमेंट का एक और कमांड जानकी अथिनप्पन था। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। अंडमान का नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस मनाया। टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में हुआ था। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इसकी सजा माफ कर दी। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई एवं के.एन. काटू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई, जिसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। शाही नौसेना विद्रोह। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत जो है यह 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में HMIS तलवार ने 1100 नाविकों ने नक्सलवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविक ने भी हड़ताल कर दिया। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इनके प्रदर्शन के 3 झंडे साथ चले थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फरेड था। नोट में देखेंगे, नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। कैबिनेट मिशन 1946 में प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन 1946 में आया। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 4 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 214 समान स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कोलकाता में मनाया गया। उस समय बंगाल के मुस्लिम लीग के सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी हो जाएंगे। सोहरावर्दी उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए।
3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासचिव की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और सत्ता नहीं है। नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वाले में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीज जुरमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 ईस्वी को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में सिर्फ 10 सदस्य ने इनका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता तथा संप्रभुता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज की स्थापना होगी। नोट में है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज षष्ठम था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणिंदर घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह महात्मा गांधी ने कहा। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। पहला हरिजन बंधु जो गुजराती में छपता था, दूसरा हरिजन सेवक जो हिंदी में छपता था एवं तीसरा हो जाएगा हरिजन अंग्रेजी में, जो पुणे से 11 फरवरी 1933 से छपता था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में ही लिखी। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजरूल हक ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन जो है यह मजरूल हक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने किया था। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कोलकाता में की गई थी।
भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। शहीदे आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। स्वर्ण हिंदियों की फासिस्टवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एवं अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया। हाली पद्धति गुजरात की बारदोली क्षेत्र में कालिप राज जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 ईस्वी में बागली पराजो के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और काली पराजो को रानी पराज की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु हो जाएंगे एमजी रनाडे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे देशबंधु चित्तरंजन दास। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक बिबियन डिरोजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबू कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम जो है 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। गांधी जी ने क्रिस्प प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो गया है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रामाबाई ने की थी। फ्रेंड, इसी के साथ 1857 से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैंने ध्यान केंद्रित करवाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।